टोयोटा वो कंपनी है जिसने इंडिया में आते ही एक बड़ा सपना देखा था। एक दिन हम इंडिया के ऑटो मार्केट पर राज करेंगे, लेकिन हकीकत कुछ उल्टा हुआ, क्योंकि एक के बाद एक इनके ज्यादातर मॉडल्स फ्लॉप होते चले गए। एटियोस, लीवा, कोरोला, यारिस जैसी गाड़ियां भी इसमें शामिल थी। यारिस को तो महज 3 साल में बंद करना पड़ गया, और कोरोला एल्टिस जो ग्लोबली बेस्ट सेलर कार है, वो भी 2020 तक इंडियन मार्केट से गायब हो गई। आज की हालत ये है, इंडिया में टोयोटा अपनी खुद की गाड़ियां बेचने की जगह मारुति की गाड़ी रीबैच करके बेच रही है। इतना ही नहीं, कई लोगों का मानना है कि जैसे फोर्ड, फिएट इन कंपनी ने इंडिया को छोड़ा है, ऐसे ही टोयोटा भी इंडिया से एग्जिट कर सकती है। लेकिन भाई, क्या सिर्फ हमें टोयोटा को ऐसे ही जज कर लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर टोयोटा की रियल ताकत कुछ और है, जो हमारी सोच से बहुत ऊपर है। शुरुआत से 2023 तक जहां मारुति सुजुकी ने कुल 2.5 करोड़ कार बेची, वहीं सिर्फ कोरोला टोयोटा ने 5 करोड़ यूनिट बेची। आज टोयोटा हर साल 1 करोड़ से ज्यादा कार बेचता है। इतना ही नहीं, अगर आप इंडिया के टॉप 4 कार मैन्युफैक्चरर्स हुंडई, मारुति, किया और टाटा को जोड़ दो, तो भी उनका टोटल यूनिट्स टोयोटा के बराबर नहीं आ सकता। असल में टोयोटा वही कंपनी है जिसने 1997 में पहली बार हाइब्रिड कार यानी प्राइस बनाई थी। लेकिन भाई, इसके रिलायबिलिटी का अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि वर्ल्ड वॉर 2 में जापानीज आर्मी ने अपने ट्रक्स के लिए टोयोटा ही इस्तेमाल की थी। अब सोचिए मत, टोयोटा की शुरुआत कारों से नहीं बल्कि कपड़े बनाने वाली मशीन से हुई थी। 1929 में उस मशीन का पेटेंट बेचकर जो पैसे मिले, उसी से टोयोटा की शुरुआत हुई। मतलब भाई, एक कपड़े की मशीन ने दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी को जन्म दे दिया। तो सवाल उठता है, एक बर्बाद हो चुके देश जापान से निकलकर टोयोटा कैसे बन गई ग्लोबल लीडर? वही टोयोटा इंडिया में आकर इस कंडीशन पर आ गई है कि उसे अपनी आधी गाड़ियां मारुति से लेकर बेचनी पड़ रही। कहानी शुरू होती है एक ऐसे शख्स से जो गाड़ियों से ना बल्कि कपड़े बुनने की मशीनों से प्यार करता था। उनका नाम था साकीची टोयोटा। साकीची ने एक ऑटोमेटिक लूम बनाई जो अपने टाइम से कई साल आगे, और यही लूम बन गई टोयोटा ऑटोमेटिक लूम वर्क्स, जो बड़ा सक्सेसफुल वेंचर बन गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है जब साकीची का बेटा किचिरो टोयोटा कार मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखना चाहता था। भाई, ऑटो इंडस्ट्री में उतरने के लिए बहुत कैपिटल चाहिए होता है। तो क्या किया साकीची ने? 1929 में उन्होंने अपने ऑटोमेटिक लूम का पेटेंट ब्रिटिश कंपनी फिएट ब्रदर्स को 1 लाख पाउंड में बेच दिया, और इसी पैसों से किचिरो ने टोयोटा मोटर्स कंपनी की नींव रखी। एक मशीन जिसने पैसों का रास्ता खोला, और एक बेटा जिसने विजन के साथ ऑटो इंडस्ट्री में कदम रखा। उस वक्त जापान की डोमेस्टिक कार इंडस्ट्री लगभग जीरो ही थी। पूरी मार्केट फोर्ड और जनरल मोटर जैसे अमेरिकन कंपनी से भरी हुई थी, और इन्हीं का कब्जा था। तभी किचिरो टोयोटा का सपना हुआ ऐसी जापानीज कंपनी बनाना जो दुनिया में सबसे बड़ी हो। उनके पास ना तो कोई एक्सपीरियंस था और ना ही एडवांस टेक्नोलॉजी थी, लेकिन किचिरो ने इसका जो स्मार्ट सॉल्यूशन निकाला वो कमाल का था। उन्होंने फोर्ड, क्रिसलर और शेवरोले जैसी गाड़ियां खरीदी और उन्हें खोलकर हर पार्ट को स्टडी किया और इंस्पायर्ड होकर अपना डिजाइन तैयार किया। साथ ही उन्होंने ऐसे जापानीज इंजीनियर्स हायर किए जो पहले इन अमेरिकन कंपनियों में काम कर चुके थे। मतलब टेक्निकल एक्सपर्टीज सीधे टोयोटा के फायदे में आ गई। और भाई, इसका नतीजा क्या हुआ? 1936 में जब टोयोटा ने अपनी पहली प्रोडक्शन पैसेंजर कार मॉडल लॉन्च की, ये कार असल में अमेरिकन डिजाइन से इंस्पायर्ड थी, लेकिन इसमें जापानीज टच था। फिर अगले साल 1937 में टोयोटा मोटर्स कंपनी ऑफिशियली एक्सिस्टेंस में आती है, यानी लूम के बिजनेस से लेकर टोयोटा ने ऑटोमोबाइल वर्ल्ड में पहला कदम रख लिया था। दुनिया में बहुत जल्दी हलचल हो गई। वो समय आ गया जब वर्ल्ड वॉर 2 का, और जापान भी उस वॉर में शामिल था। अब टोयोटा का असली सपना था पैसेंजर कार बनाना, लेकिन जापानीज गवर्नमेंट ने उन्हें मजबूर किया कि वे आर्मी के लिए ट्रक्स बनाएं, और ये काम टोयोटा के लिए मुश्किल था। क्यों? पहला, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रुक गया। दूसरा, ये ट्रक्स प्रॉफिटेबल भी नहीं थे, मतलब सपना अधूरा, प्रॉफिट कम और चैलेंजेस ज्यादा। बात यहाँ तक आती है आर्मी की डिमांड, मतलब कि लो कॉस्ट रगड व्हीकल्स जिनमें डिजाइन या इनोवेशन की कोई गुंजाइश ना हो। मतलब टोयोटा उस समय पूरी तरह से वॉर फैक्ट्री बन चुकी थी। लेकिन भाई, जंग के आखिरी दिनों में हालत और भी बुरी हो गई जब दुश्मनों की बमबारी ने टोयोटा की फैक्ट्री को ही उड़ा दिया, और वॉर खत्म होते होते जापान की इकोनॉमी पूरी तरह से खत्म हो गई। देश में रिसोर्सेज की कमी थी, कार तो दूर की बात थी, लोगों के पास खाने के लिए रोटी भी नहीं थी। 1949 तक स्थिति इतनी खराब हो गई कि टोयोटा बिल्कुल बैंकरप्सी के कगार पे आ गई। 1950 आते आते उन्हें मजबूरी में कई फैक्ट्रीज टेम्परेरीली बंद करनी पड़ी और हजारों वर्कर्स को निकालना पड़ा। हालात इतने गंभीर थे कि टोयोटा के फाउंडर ने खुद रिजाइन कर दिया और अपने कजन इजी टोयोटा को कंपनी संभालने का पूरा जिम्मा सौंप दिया, क्योंकि कोई भी तरीका अपनाकर कंपनी को बचाना था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 1952 में साकीची टोयोटा दुनिया को अलविदा कह गए। उस वक्त लगता था कि शायद टोयोटा की कहानी यहीं खत्म होने वाली है, लेकिन भाई साहब, इतिहास को कुछ और ही मंजूर था। सबसे बड़ी सक्सेस अक्सर वहीं से शुरू होती है जहाँ हालत सबसे
से खराब होते हैं। और टोयोटा के लिए भी यही मुश्किल दौर था और यहीं से नया चैप्टर शुरू हुआ। मतलब भाई यही वो एक समय था जब एफर्ट, विजन और करेज ने कंपनी को ग्लोबल लीडर बनाने की राह दिखाई। बात 1950 की है जब कोरियन वॉर शुरू हुई। यूएस आर्मी को जापान के अंदर अर्जेंटली ट्रक्स चाहिए थे। और भाई क्योंकि टोयोटा को पहले से गवर्नमेंट के लिए ट्रक्स बनाने का एक्सपीरियंस था, यूएस ने भरोसा किया कि भाई टोयोटा को 1000 ट्रक्स बनाने का ऑर्डर दे देते हैं। अब सोचो ये ऑर्डर टोयोटा के लिए किसी लाइफ लाइन से कम नहीं थे। असल में इसने कंपनी को डूबने से बचा लिया। बस यहीं से टोयोटा के लीडर्स ने समझ लिया कि अगर कंपनी को आगे बढ़ाना है तो पुराने तरीके छोड़ने होंगे, क्योंकि जो छोटे मोटे कामों में उलझे हुए थे इसकी वजह से फोर्ड और जनरल मोटर जैसी बड़ी कंपनीज के साथ भाई कंपटीशन करने लायक तो बन नहीं पा रहे थे। दरअसल 1950 के आसपास फोर्ड का प्लांट दुनिया में सबसे बड़ी और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी। वो प्लांट सालाना लाखों कार्स बनाता था। तो भाई टोयोटा और उसकी इंजीनियरिंग टीम ने डिसाइड किया कि फोर्ड के सिस्टम को अपनी आंखों से देख के कुछ सीख लेते हैं। इसके लिए उन्होंने यूएस ट्रिप प्लान की और सीधा फोर्ड प्लांट चले गए। लेकिन वहां पहुंचकर जो नजारा देखा वो हैरान भी करने वाला था और निराश भी करने वाला। इतनी बड़ी मशीनरी, ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग पावर और मैसिव स्केल पर जापान जैसी कमजोर इकोनॉमी कभी इसे कॉपी कर ही नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि जापान अभी भी वर्ल्ड वॉर के जख्मों से उभरा ही नहीं था। भाई मशीनरी इंपोर्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि बहुत महंगी थी और डोमेस्टिक डिमांड तो बहुत कम थी। सब मिलकर कुल मिला के चारों तरफ से चैलेंजेस बहुत थे। लेकिन तभी सामने आए एक विजनरी इंजीनियर, ताइची ओनो, जो उस समय टोयोटा में प्रोडक्शन इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे। और भाई ये वही इंसान है जिन्होंने बाद में टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम और लीन मैन्युफैक्चरिंग का पूरा गेम बदल के रख दिया। कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है कि ताइची ओनो ने सोचा बड़े बड़े फैक्ट्रीज और मशीनों में उलझने की बजाय कम रिसोर्सेज में ज्यादा एफिशिएंसी लाना ज्यादा समझदारी होती है। और भाई यही सोच आगे चलकर टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम टीपीएस का बेस बनी। ताइची ने फोर्ड के मास प्रोडक्शन सिस्टम को गौर से स्टडी किया और जल्दी उन्हें समझ आ गया कि असली गेम बड़ी फैक्ट्रीज या मशीनरी का नहीं है बल्कि डिमांड फोरकास्टिंग का है। क्योंकि अमेरिकन फैक्ट्रीज पहले अंदाजा लगाती थी कि कितनी डिमांड आएगी, फिर उसी हिसाब से बल्क में गाड़ियां बनाकर वेयर हाउस में भर देती थी। लेकिन अगर अंदाजा गलत निकला तो या तो गाड़ियां ओवर स्टॉक हो जाती थी या स्टॉक बिना बिके पड़ा रहता था और इसका मतलब था कंपनी का खर्च बढ़ना और नुकसान होना। लेकिन यहाँ पर टाइची ने ये पूरा गेम बदल दिया। उन्होंने प्रपोजल रखा कि टोयोटा में डिमांड फोरकास्टिंग हटाकर प्रोडक्शन रियल टाइम डिमांड पर किया जाए। मतलब भाई जब तक कस्टमर ऑर्डर नहीं करेगा गाड़ी बनानी भी शुरू नहीं करेंगे। बस यही से शुरू हुआ जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन का जादू, जो आज टोयोटा को ग्लोबल लीडर बनाता है। मतलब कम रिसोर्स, कम वेस्ट और हाई एफिशिएंसी, यही टोयोटा का पूरा सीक्रेट है। यहीं से टोयोटा की असली ताकत दिखनी शुरू हो गई। अब अगर अचानक कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए तो डिमांड गिर जाएगी, तो भी कंपनी का नुकसान बहुत कम होता है। इसी को कहते हैं जस्ट इन टाइम सिस्टम। साथ ही टोयोटा ने एक नया सिस्टम लॉन्च किया। ये एक सिग्नल सिस्टम था जिसमें फैक्ट्री और सप्लायर्स आपस में जुड़े होते थे। जैसे ही असेंबली लाइन पर एक बैच खत्म होता, तुरंत सप्लायर को सिग्नल मिल जाता था कि भाई अब अगले बैच की बारी है। इससे प्रोडक्शन लगातार चलती रहे बिना किसी वेस्ट या डिले के। सप्लायर जो भी मेटल रिक्वायर्ड होता था वो बेच देता था। लेकिन भाई टोयोटा ने यहाँ रुकने का नाम नहीं लिया। उनका अगला पिलर था काइजन, यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। हर लेवल पर एम्प्लॉयज को पूरा राइट था कि प्रोडक्शन प्रोसेस में सुधार करे। अगर असेंबली लाइन पर किसी वर्कर को लगता है कि एक छोटी सी चेंज से एफिशिएंसी बढ़ सकती है तो वो लाइन रोककर इशू हाईलाइट कर सकता था। इसका नतीजा 1950 की शुरुआत में जहाँ टोयोटा हर साल कुछ ही गाड़ियां बना पाती थी, वो 1956 तक 45,000 तक पहुंच गई थी और अगले कुछ सालों में यही 10 लाख यूनिट तक पहुंच गई। मतलब ये एक ऐसा रिवॉल्यूशन था जिसने पूरी दुनिया में सप्लाई चेन सिस्टम को हिलाकर रख दिया। लेकिन असली चैलेंज अभी भी बाकी था। दुनिया की सबसे बड़ी कार मार्केट यूनाइटेड स्टेट्स, जहां फोर्ड और जनरल मोटर्स और क्रिसलर जैसे ब्रांड्स का दशकों से पूरा राज था। यानी अब टोयोटा को दिखाना था कि वो सिर्फ जापान में नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में ही मास्टर प्लान क्रिएट कर सकती है। तो बात 1958 की है जब टोयोटा ने सोचा अब अमेरिकन मार्केट में भी कदम जमाने का टाइम आ गया है। उन्होंने अपनी पहली कार टोयोटा क्राउन के साथ यूएस मार्केट में एंट्री मारी। लेकिन भाई ये डिसीजन टोयोटा के लिए डिजास्टर बन गया। असल में क्राउन एक छोटी और लो पावर्ड कार थी जो जापान के स्लो और कच्चे रोड्स के लिए डिजाइन की गई थी। अब सोचो अमेरिका के स्मूथ हाईवेज पर जब ये गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थी ना, तो भाई इंजन स्ट्रगल करने लगता था और ओवरऑल परफॉर्मेंस अमेरिकन स्टैंडर्ड से बहुत पीछे थी। ऊपर से अमेरिकन बायर्स को ये नाम भी अजीब लगता था। उन्हें लगा कि ये कोई कार है और कुछ। रिजल्ट 1958 में सिर्फ 288 गाड़ियां बिकी और मतलब भाई टोयोटा का पहला बड़ा फेलियर था। इससे टोयोटा ने सीखा कि बिना
बिना लोकल मार्केट की रिसर्च करे आग बंद करके एक्सपोर्ट करना या फिर आग बंद करके कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना है। और टोयोटा ने क्राउन को यूएस से विड्रॉल कर लिया, लेकिन हार मानने के नाम नहीं था। 1965 में उन्होंने एक नई गाड़ी दोबारा निकाली और ये कार पहले से ज्यादा पावरफुल और फ्यूल एफिशिएंसी थी। इसी वजह से टोयोटा को पहली बार यूएस मार्केट में पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला। और भाई इसी मौके का फायदा उठाकर 1968 में टोयोटा ने अपनी अगली कार उतारी, कोरोला। मतलब सीख ये है, पहले फेल होना कोई हार नहीं है बल्कि सीखने का मौका है। टोयोटा ने अपनी गलती से सीखा और अब वो ग्लोबल मार्केट का सबसे भरोसेमंद नाम बन गए थे। बात होती है कोरोला की, वो कार जो एकदम परफेक्ट पैकेज निकली, मतलब पॉकेट फ्रेंडली, माइलेज भी शानदार और रिलायबल। यही चीज उस टाइम के लोगों को चाहिए थी। कोरोला जल्दी ही दुनिया भर में पॉपुलर हो गई और 60s के एंड तक टोयोटा, वॉक्सवैगन और निसान के बाद यूएस में तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्ट ब्रांड बन गया। 5 करोड़ कार बिकने वाली टोयोटा कोरोला आज भी दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। फिर आती है 70s और टोयोटा के सामने खड़ा हुआ था गोल्डन मौका। 1973 में मिडिल ईस्ट वॉर के वजह से ऑयल क्राइसिस आ गए, पेट्रोल की कीमतें आसमान छूने लगी। यूएस मार्केट बड़े बड़े V8 इंजन वाली कार्स पर बात कर रहे थे जो पेट्रोल ज्यादा पीती थी। और जैसे ही पेट्रोल महंगा हुआ, लोगों ने सोचा अब छोटी और सस्ती कार चाहिए भाई जो फ्यूल कम ले। और यही मौका था टोयोटा के लिए। उनकी कोरोला और बाकी कार्स जैसे मॉडल्स जो छोटे, इकोनॉमिक और रिलायबल थे, अचानक स्पॉटलाइट में आ गए और टोयोटा की सेल्स और तेज बढ़ गई। लेकिन जैसे ही सब कुछ बढ़िया चल रहा था, यूएस ऑटो इंडस्ट्री और गवर्नमेंट ने देखा कि जापानीज कंपनीज ज्यादा फायदा उठा रही हैं और अमेरिकन कंपनीज को नुकसान हो रहा है। तो भाई अमेरिका की मोटर सिटी में फिर हंगामा होने लगा और यहाँ पर टोयोटा थोड़ी मुश्किलों में फंस गई, क्योंकि यहाँ फोर्ड, जनरल मोटर्स और क्राइसलर जैसी कंपनीज की फैक्ट्रीज भी थी। धीरे धीरे जैसे जैसे पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ा, यूएस गवर्नमेंट ने जापानीज कार्स पर रोक लगा दी। अब टोयोटा के लिए ये भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि अपना अगर एक्सपोर्ट पहले जैसे कंटिन्यू रखते तो ट्रेड वॉर छिड़ सकती थी, और अगर पीछे हटता है तो इतनी मेहनत से बनाई हुई कंपनी यूएस मार्केट को कैसे खो सकते थे। तो काफी सोच विचार के बाद टोयोटा ने निकाला स्मार्ट रास्ता। 1984 में उन्होंने जनरल मोटर्स के साथ मिलकर कैलिफोर्निया में ज्वाइंट वेंचर किया, न्यू यूनाइटेड मोटर्स मैन्युफैक्चरिंग। इस ज्वाइंट वेंचर से टोयोटा ने 2 बड़े फायदे लिए। यूएस में लोकल जॉब्स क्रिएट भी हुई, पॉलिटिकल प्रेशर कम हुआ, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम से इतना भरोसेमंद साबित हो गया क्योंकि जनरल मोटर्स के साथ इसके साथ पार्टनरशिप हो गई, तो जनरल मोटर्स भी पूरी तरह सपोर्ट करने लगा सेल्स में। फिर आया वो पल जब टोयोटा ने अमेरिका में अपना खुद का प्लांट खड़ा करने का सोचा। ये स्टेप पूरा गेम चेंजर साबित हुआ। टोयोटा फॉरेन एक्सपोर्टर नहीं बल्कि अमेरिकन प्रोड्यूसर बन गया। फिर 1980s में एक नया चैलेंज सामने आया जब अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट में लग्जरी कार्स का क्रेज बढ़ रहा था। मर्सिडीज बेंज और BMW जैसे जर्मन ब्रांड्स खड़े हो चुके थे और एस्टेब्लिश हो चुके थे, हर कोई इनके पीछे भाग रहा था। मतलब टोयोटा की अगली जर्नी अब सिर्फ क्वालिटी और एफिशिएंसी तक सीमित नहीं थी, बल्कि लग्जरी और ब्रांड वैल्यू भी चाहिए थी। तो भाई 1980s के दौर में टोयोटा की गाड़ियां अलग ही लेवल पर खड़ी थी, रिलायबल और इकोनॉमिकल थी, लेकिन लोगों को लग्जरी और एस्पिरेशनल वैल्यू भी चाहिए थी। यहीं पर टोयोटा ने सोचा अगर दुनिया के रेस में आगे बढ़ते रहना है ना, तो हमें एक लग्जरी ब्रांड बनाना होगा जो सीधा मर्सिडीज और BMW जैसी कंपनियों से टक्कर ले सके। तो इसी सोच के तहत 1980s के दौरान शुरू हुआ एक सीक्रेट प्रोजेक्ट। 1989 में टोयोटा ने इस प्रोजेक्ट का नतीजा दुनिया के सामने रख दिया और अमेरिका में लॉन्च हुआ लेक्सस। इसकी पहली कार थी LX 400। ये कार मास्टर स्ट्रोक साबित हुई। एक तरफ इसमें स्मूथ V8 इंजन था और जो पावर और रिफाइनमेंट दोनों देता था, दूसरी तरफ इसका प्राइस मर्सिडीज और BMW के फ्लैगशिप सेडान से बहुत कम था। रिजल्ट 1990 आते आते लेक्सस अमेरिका का नंबर 1 लग्जरी इंपोर्ट ब्रांड बन। लेकिन जैसे ही टोयोटा की सक्सेस आसमान छूने लगी, फिर एनवायरमेंट और एमिशन रूल्स इशू हो गए। मिड 90s में दुनिया भर में पॉल्यूशन और ऑयल डिपेंडेंसी को लेकर चर्चा बढ़ गई। यूएस में आए क्लीन एयर एक्ट के नए रूल्स आ गए। कैलिफोर्निया जैसे स्टेट्स में लो एमिशन गाड़ियों की डिमांड बढ़ने लगी। मतलब अब कार कंपनियों के लिए वक्त आ गया था कि भाई साहब अब फिर से कुछ चेंज किया जाए। टोयोटा को न सिर्फ एफिशिएंसी और पावर दिखानी थी, बल्कि ग्रीन और क्लीन टेक्नोलॉजी भी देनी थी। तो भाई बात टोयोटा के लिए, टोयोटा ने इस चैलेंज को भी अपनी अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। 97 में लॉन्च हुई प्राइस, दुनिया की पहली मास प्रोडक्शन हाइब्रिड कार बनी। इस कार में पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों का कॉम्बिनेशन था, जिसमें कार्बन एमिशन कम हुआ और धीरे धीरे नेचर फ्रेंडली कस्टमर्स के लिए ये स्टेटस सिंबल बन गया। अब 2000 के दशक में जब जनरल मोटर्स दुनिया का नंबर 1 ऑटोमेकर था, लेकिन 2008 में सब बदल गया। टोयोटा ने करीब 8.97 मिलियन गाड़ियां बेचकर खुद को नंबर 1 पोजीशन पर ले आया। वो कंपनी जिसने 1958 में अमेरिका में सिर्फ 288 कार बेची थी, अब
50 साल बाद पूरे ग्लोब पर नंबर 1 कार बन चुकी थी। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर कि भाई टोयोटा जैसी ग्लोबल सक्सेस इंडिया में लिमिटेड से क्यों है। भाई मास मार्केट में टोयोटा ने जितनी बार भी एंट्री करने की कोशिश करी, चाहे वो यारिस को लेकर हो या आईटीओस को लेकर, लेकिन वो फेल हुए हैं। तो प्रॉब्लम ये है जो टोयोटा की इस तरह की गाड़ियां आई हैं, वहां पर उन्होंने अपने डिजाइन सेगमेंट में कुछ चेंजेस नहीं किए। वो एक ही पैटर्न के डिजाइन वहां पर देते रहे। लोगों को चाहिए शार्प एज डिजाइन, लोगों को चाहिए इम्प्रेसिव बोल्ड लुक, जब कार रोड पे चले तो उसकी रोड प्रेजेंस फील हो, लोगों को चाहिए फीचर्स, लोगों को चाहिए सनरूफ। और आज की डेट में इंडियन बायर्स की ये मेंटालिटी बन चुकी है कि वो कार के इंजन रिलायबिलिटी को देखकर कार कम खरीदते हैं, वो देखते हैं किस कार में सबसे ज्यादा फीचर्स है, वही कार ली जाए। तो टोयोटा इस चीज में थोड़ा सा पीछे रह गया। लेकिन टोयोटा अमेरिका, जापान या यूरोप में जो बिल्ड क्वालिटी और इंजीनियरिंग इस्तेमाल होती है, वही स्टैंडर्ड हर जगह फॉलो करना चाहती है और वही स्टैंडर्ड इंडिया में भी फॉलो करना चाहती है। इसके बेनिफिट्स ये है कि आपको ग्लोबल प्रोडक्ट्स इंडिया में चलाने के लिए मिलते हैं, लेकिन लोग उसकी वैल्यू नहीं समझते। लोगों को चाहिए सिर्फ फीचर। हाँ, इसमें कोई बात नहीं है कि टोयोटा इंडिया से कहीं नहीं जाने वाला, टोयोटा इंडिया में रहेगा, लेकिन अब टोयोटा का फोकस इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं है। आज उनकी केवल 3 कार आ रही और आगे आने वाले टाइम में भी उनका कोई प्लान नहीं है कि वो नई कार लॉन्च करें। और शायद इस चीज के लिए खुद इंडियन कस्टमर ही जिम्मेदार है और खुद टोयोटा कंपनी भी जिम्मेदार है, क्योंकि इंडियन कस्टमर को चाहिए फीचर। उन्हें कार की क्वालिटी, कार के इंजन से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन टोयोटा वो कस्टमर सेंट्रिक चीजें नहीं दे रही है। आपने बहुत अच्छी कार बनाई, लेकिन यार 2-4 अगर फीचर उसमें एक्स्ट्रा दे दोगे तो क्या प्रॉब्लम है।